हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अनिल साधवानी, माई सेल्फ अनिल साधवानी। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अपना सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन क्या है? बेसिक चैप्टर है। इस बेसिक चैप्टर के अगर हमें फंडामेंटल 11 के ऐड करेंगे तभी हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। और जो बिगनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक बिगनर्स भी समझ पाए। मैं बिल्कुल यानी छोटे लॉजिक से स्टार्ट करते हुए टफ पे जाऊंगा। मैं आपकी एक सीरीज भी चलाऊंगा जिसमें अपन एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। जो प्रॉब्लम उसके बाद आएगी आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी इसका सॉल्यूशन वाली चैप्टर की सोल्व हो जाएगी। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसको बहुत अच्छा, हर एक चैप्टर को हम एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। यानी कि आपको कॉन्सेप्टुअल वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्चुअली आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं तो आप बिल्कुल आराम से बताएंगे क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो वर्ड आता है कि भैया होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जब कोई चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो होमोजीनियस। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं। आपने सॉल्ट लिया और उसको डिसोल्व किया है वाटर के अंदर। सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व कर लिया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दूसरी तरफ आपने वाटर लिया है और सॉइल लिया है। सॉइल मतलब SiO2। तो जब सॉइल को डिसोल्व कर रहे हो तो कंप्लीटली डिसोल्व नहीं होगा, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। तो हम जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वी मस्ट यूज द वर्ड होमोजीनियस। सॉल्यूशन क्या होता है अगर आपसे पूछें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। अब सिंपल से कॉन्सेप्ट में वापस आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि हम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बड़े लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में है। जैसे आप कह सकते हैं सर ये नमक है, सॉल्ट है, जो आपने थोड़ा सा डाला है, लेस अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट है। ठीक है। तो अपन ने सॉल्वेंट की बात की जो मोर अमाउंट में, जो वाटर, जैसे वाटर आपने लिया है ये ज्यादा है और नमक कम है। इसका कॉन्सेप्ट उल्टा भी हो सकता है। कई बार वाटर ज्यादा हो सकता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अब इसके बेसिस पर हम जो पढ़ रहे हैं वो जो बेसिक बात पढ़ेंगे और सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें लिक्विड, सॉलिड और गैस की, लिक्विड सॉलिड और गैस, लिक्विड सॉलिड और गैस, तो आप सोचिए लिक्विड लिक्विड एक सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉलिड एक सॉल्यूशन हो गया, गैस गैस लिक्विड एक सॉल्यूशन होता है। कितने कॉम्बिनेशन हुए? 3। इस तरह से इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3। और इधर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3। तो बताइए टोटल सॉल्यूशन कितने हुए? 9 सॉल्यूशन। और हम उनके टाइप्स देख रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इनके टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे गैस सॉल्यूशन है, अगर आपसे पूछते हैं कि गैस सॉल्यूशन क्या है, आप सॉल्वेंट पे जाइए। अगर गैस ज्यादा है किसी में तो वो गैस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन? अगर किसी के अंदर लिक्विड ज्यादा है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी में सॉलिड ज्यादा है तो वो क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। जैसे हम एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका ये जो टेबल है बिल्कुल एनसीईआरटी का ही टेबल में ले रहा हूं और उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप इसको अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो एनसीईआरटी से आप इसको टैली करके लिख सकते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो इसमें तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, दोनों ही गैस है। तो गैस सॉल्यूशन हो गया, गैसियस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन की वर्ड जगह बुक में जो एनसीईआरटी जो फॉलो करती है वो गैसियस सॉल्यूशन वर्ड लिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म प्लस O2। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्लोरोफॉर्म अगर कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो उस केस में ये गैसियस सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल और वाटर, दोनों ही लिक्विड है। इथेनॉल लिक्विड, वाटर लिक्विड, तो ये तो डायरेक्टली पता पड़ा लिक्विड सॉल्यूशन है।
ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तुम्हें पता है कि जब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो होता है वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, वैसे ऑक्सीजन इतनी डिजोल्व नहीं रहती, फिर भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। तो जितनी भी ऑक्सीजन, तो वाटर ज्यादा है तो लिक्विड ज्यादा हुआ, तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन। इस तरह से एक में सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे अलॉय की बात करें तो जिंक और कॉपर को मिला दें तो दोनों ही सॉलिड है, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनियम, तो क्या होता है कि एक बात ध्यान से देखिएगा कि ये जैसे एक प्लेटिनियम है, ये एक मेटल है। इस मेटल के अंदर क्या होता है कि एक वॉइड होते हैं, वॉइड मतलब खाली स्पेस, देयर इज सम वैकेंट स्पेस दैट इज कॉल्ड वॉइड। इन वॉइड के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस अंदर चला जाता है। अब ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रह रहा है, किसके अंदर रह रहा है? सॉलिड के अंदर रह रहा है। तो गैस किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर है। तो भी सॉलिड इस समय क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधे से कॉन्सेप्ट है, इसको आप एनसीईआरटी से भी तो सॉल्यूशन का हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ। जनरली स्ट्रेंथ को हम ग्राम पर लीटर में डालते हैं, ग्राम पर लीटर में एक्सप्लेन करते हैं। इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है मास वॉल्यूम यूनिट, दूसरी होती है इसकी मास यूनिट। तो हमारे पास दो यूनिट है, मास वॉल्यूम यूनिट और मास यूनिट। मास का मतलब एक को हमने दूसरे वॉल्यूम में डिसोल्व किया, इसलिए मास वॉल्यूम यूनिट कहलाता है। इसमें आपको पता है फर्स्ट मोलारिटी आती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। सेकंड नॉर्मलिटी आती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से मास वॉल्यूम मास यूनिट कौन कौन सी है? फर्स्ट है मोलारिटी, मोलारिटी को स्मॉल एम से सिंबलाइज करते हैं। सेकंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तीसरा है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बाद आती है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। नेक्स्ट होती है पीपीबी, पार्ट पर बिलियन, और बिलियन में क्या होता है? 10 पावर 9 होता है। तो ये है सबसे पहले। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मास वॉल्यूम यूनिट होती है, उस पर टेम्परेचर का नो इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता है उसका डिस्कशन भी करेंगे, पर आप याद कर रखना कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। मास वॉल्यूम यूनिट की अगर डिस्कशन की बात करें तो हम सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर के साथ इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी इन जनरल। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी ये दोनों क्या हो जाती है? डिक्रीज होता है। यानी कहने का मतलब है मास वॉल्यूम यूनिट पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि कॉन्सेप्चुअल बात करें कि टेम्परेचर का इफेक्ट इन दोनों पर पड़ता है। जहां पे भी वॉल्यूम आएगा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। मोलारिटी में वॉल्यूम, भैया टेम्परेचर का इफेक्ट। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इन सब पे पड़ता है। तो हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मोल पर लीटर, तो अगर आपको इसकी यूनिट पता है तो डेफिनेशन भी पता है। मोल लिटी में लीटर, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। तो ये इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो आप आराम से बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
number of mole of solute dissolve in 1 liter of solution. Solute in 1 liter of solution. अब हम मोल की बात करें तो मोल को सिंबलाइज किससे करते हैं? स्मॉल m से. तो ये आपका कॉन्सेप्ट हमेशा 11th वाला ध्यान देना चाहिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मोल क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये बिल्कुल हमेशा दिमाग में रखिए. इसके बाद हम इसको ले रहे हैं नेक्स्ट पेज पे. m क्या है? मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो किसके अंदर ले रहे हैं? लीटर के अंदर. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मोल आपको पता है मोल क्या होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1 अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके अंदर? लीटर के अंदर. अगर इसी फॉर्मूले को ml के अंदर यूज करना चाहे तो 1000 ऊपर करके इसको ml के लिए इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब हम इससे मोलारिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 30 ग्राम ऑफ कोबाल नाइट्रेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म है इन अ 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मोलारिटी. इसी का सेकंड क्वेश्चन है 30 ml of 0.5 m H2SO4 dissolved in 500 ml of solution. तो सबसे पहले मोलारिटी कैलकुलेट करनी कोबाल्ट नाइट्रेट वाले सॉल्यूशन की. तो आपको पता है कि हमें मोलारिटी के लिए सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा कोबाल्ट नाइट्रेट का. कोबाल्ट नाइट्रेट का थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी हमें पता होते हैं कि जैसे इसका 59 है, उसके बाद नाइट्रोजन का 14 आप जानते हो, ऑक्सीजन का 16 करके इनटू करके मैंने ये लिख रखा है. वाटर का तो आप लोगों को पता होगा कि ये कितना रहता है? 18 रहता है. और इसको मैंने कैलकुलेट करके मोलर मास निकाल रखा है 291. अब वेट जो दे रखा है आपको 30 ग्राम दे रखा है. मोलारिटी का फॉर्मूला आपको बहुत इजीली आता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम. मास कोबाल्ट नाइट्रेट का 30 ये आ गया. मोलर मास हमने निकाल रखा है 291 और लीटर में कैलकुलेशन, इसलिए लीटर कितने ले रखे? 4.3 लीटर. इसको मैंने यहाँ ले लिया. और आप मोलारिटी की यूनिट जानते हैं मोल पर लीटर. तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन था. मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम पे. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो 11 के कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसलिए 11 के कॉन्सेप्ट को मैं समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं. जैसे ये आपका कोई सॉल्यूशन है m कंसंट्रेशन का. m कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है. जब m1 मान लेता हूं, जब आप इसके अंदर कुछ वाटर या कुछ एडिशन करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और वो कंसंट्रेशन कहलाएगी m2 कंसंट्रेशन. तो m1 कंसंट्रेशन से m2 कंसंट्रेशन को नोन करने के लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. वापस समझिए कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और आपने कुछ वॉल्यूम ऐड किया है. उस फिक्स वॉल्यूम को ऐड करने के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो चेंज होगी, इस तरह के जैसे क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. इसी पर आप ये क्वेश्चन देखिए. 30 ml जो आपका सॉल्यूशन है H2SO4 का, जिसकी मोलारिटी इस तरह की डाइल्यूटेड. जब भी हम डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है. तो जब हम डाइल्यूटेड वर्ड देखें तो फिर डायरेक्ट ही आप इस फॉर्मूले पे आ जाइए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 पर. बस आप अब इस फॉर्मूले में पहुंचे, डाइल्यूटेड समझते ही आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट. अब मोलारिटी कितनी है सॉल्यूशन 1 की? 0.5. वॉल्यूम कितना है? 30 ml. क्योंकि आप इसकी कैलकुलेशन ml में कर रहे हैं तो आंसर जो उधर भी मिलने हैं वो ml में मिलने हैं. वॉल्यूम इधर ml में है और आप सेकेंड सॉल्यूशन की मोलारिटी
डाइल्यूशन के बाद निकाल सकते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन के डाइल्यूशन निकालने के लिए 0.5 ये हो गया, 30 ये हो गया, 500 मैंने इसके आंसर पहले से निकाल रखे हैं, जिसके आंसर आ रहे हैं आपके 0.03 मोल पर लीटर। मैं इन चीजों पर वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करूंगा ताकि आप जल्दी से उस चीज को समझ सके, हमारा वीडियो शॉर्ट में रहे और हम जल्दी से काम कर सके। मोलारिटी पे एक न्यूमेरिकल हम और ले लेते हैं जो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, 11th लेवल का न्यूमेरिकल है, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके फिर हार्ड पे जाऊंगा, इसलिए मैं सिंपल से क्वेश्चन को भी मैं वापस से करवा रहा हूँ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मोलारिटी निकालने के लिए ये परसेंटेज गिवन है देखिए, और आपको पता है डेंसिटी गिवन है, तो 10 करके मोलर मास से जब इनटू करते हैं तो मोलारिटी डायरेक्ट निकल जाती है। ये भी एक मोलारिटी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो मोलारिटी के लिए देखिए परसेंटेज आपको जो ये दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं, डेंसिटी आपको 1.2 दे रखी है और ये 10, और मोलर मास आपका कितना है 98। इस तरह से 98 किसका मोलर मास है, H2SO4 का मोलर मास है। एक बार हम H2SO4 के मोलर मास का डिस्कशन कर लें। हाइड्रोजन एक और एक कितना हो गया 2, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16 और 4 है, और इस तरह से ये कितना है इसका मोलर मास। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को करके मोल पर लीटर में इसके आंसर निकाल सकते हैं। और इसी का मैं सेकंड पार्ट जिसको हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं कि कैसे करें, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, ये मास बाय मास गिवन होता है, मास बाय मास लिखा हुआ मिलेगा आपको। जब मास बाय मास या वेट बाय वेट लिखा हुआ मतलब मिले तो इस 10% का मीनिंग कुछ अलग ही हो जाता है। इस 10% का मीनिंग होता है 10 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। तो आप दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम। इसमें आपको लगभग सारी चीजें पता है, वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सारी चीजें पता है। देखो मास की बात करें तो 10 ग्राम H2SO4 हो गया, मोलर मास की बात करें तो 98 इसका मोलर मास हो गया, 1000। अब हमारे को केवल एक ही रिक्वायरमेंट है, वो किसकी है, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करें, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं D = m/v। जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं तो एक कॉन्सेप्चुअल बात इतनी सी होती है कि ये जो डेंसिटी गिवन है, दिस डेंसिटी फॉर सॉल्यूशन, ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, और जो परसेंटेज गिवन है इसका मतलब उसका क्या दिया हुआ है, मास। तो V = m/d करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 हुआ, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी 1.2, इसमें क्या आया आपका ml, ml को हम cc भी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। हम अगर फ्लो में चलेंगे तो ध्यान भी रहेगा, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, मास मोलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ चुका है। देखिए मास कितना है इसका, मास है इसका 10, मोलर मास हो गया इसका 98,000। अब वॉल्यूम की बात करें तो ये 1.2। इसको आप डिडक्ट करने के बाद जब ये फॉर्मूला जब देखेंगे और ये फॉर्मूला देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा, मतलब कि इस कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन का मीनिंग एक है, वो शॉर्ट में हो जाता है और इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉर्मेलिटी। पर नॉर्मेलिटी को डिस्कस करने से पहले हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट बाय वैलेंसी फैक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको एन फैक्टर भी कहते हैं।
ये 11 के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने इसको पढ़ा है, फिर भी मेरे को डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करके ऊपर जा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट के बगैर नॉर्मेलिटी निकल नहीं सकती है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर करके। तो वैलेंसी फैक्टर, जैसे हम वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिख रखे हैं, जैसे इसमें जितने H रिप्लेस होते हैं, जैसे इसमें एक H रिप्लेस होता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। इसमें कितने H रिप्लेस होंगे? 2, तो इसको वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। इसमें कितने H रिप्लेस होंगे? 3 होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए, पर कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी है जिसको हमें डिस्कस करना जरूरी है। जो कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आप इसको कंपटीशन के साथ को मर्ज करके पढ़ रहे हैं या बेसिक 11 के साथ मर्ज करके पढ़ रहे हैं, दोनों जगह पर काम आ जाएगा। तो जैसे इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर दिख तो 3 रहा है, ये दो, इसका वैलेंसी फैक्टर दिख तो 3 रहा है, पर रिजल्ट जो आता है 1 आता है। इनको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर पे जाइए। फास्फोरस का ग्रुप नंबर होता है 15, तो 15 का मतलब है उसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो कितनी वैलेंसी हुई? 5। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो सबसे ऊपर यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब जितने H है उतने OH के साथ जोड़ देते हैं, तो ये OH OH और OH। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आपको 3H रिप्लेस होने वाला H 3 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमें डायरेक्ट ही यहाँ से पता पड़ रहा है कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। चलिए हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करें। तो P 1 2 3 4 5, इसमें से H और OH, H जो है एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो OH OH और H रहेगा। देखो आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको ये पता पड़ेगा यहाँ H रिप्लेस होने वाले कितने हैं? 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम H3PO2 की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, P डबल बॉन्ड OH H और H। अब रिप्लेस होने वाला हाइड्रोजन 1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया? 1। कुछ एक एक्सेप्शन और भी है जो बहुत अच्छा आपको पता पड़ेगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक्सेप्शन है। H दिखने में कितने हैं? 3 है, पर इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो 1 है, क्योंकि बोरिक एसिड एक बहुत ही यूनिक टाइप का एसिड होता है। बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है OH। तो इसमें H ये रिप्लेस नहीं होते। ये जो एसिड है वो लुईस एसिड है, तो क्योंकि बोरोन का नेचर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो लुईस एसिड होता है। अब ये जो लुईस एसिड है खुद का प्रोटॉन नहीं देता है, बड़ा स्मार्ट है। देखिए ये बड़ा स्मार्ट है, ये देखिए बोरिक। अब ये खुद का प्रोटॉन दे ही नहीं रहा है। लुईस एसिड जो होते हैं वो खुद का प्रोटॉन नहीं देते। अब जब आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये वाटर से रिएक्शन करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, और प्रोटॉन किसका दे रहा है? एसिड वाटर का दे रहा है, और वो भी एक दे रहा है। तो ये इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। और बोरिक एसिड की अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो 1 हो गया, या बेसिसिटी की, इसको एक दूसरे वर्ड में भी यूज करते हैं, बेसिसिटी वर्ड भी यूज होता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 होगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये माइल्ड टाइप का एसिड है। कहां-कहां ये यूज आ सकता है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। कि आइस में आपने सुना है कोई एसिड नहीं डाल सकते हैं, पर बोरिक एसिड ऐसे कोई काम नहीं करेगा। अगर वाटर के साथ है तो माइल्ड एसिड है, जब आंख में डालते हैं तो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह, यानी फ्लू के केस में ये काम आ सकता है, या जलन के केस में ये काम आ सकता है। बोरिक एसिड को पानी के साथ मिलाकर कहीं घाव पे लगाया जाता है तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। तो ये अलग ही टाइप का एसिड है। तो आप इसकी वैलेंसी फैक्टर ध्यान रखिए 1। जो मैं एक्सेप्शन है उनका डिस्कशन वापस बता देता हूं। जैसे इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ 3 की बजाय 2 है, यहाँ 3 की बजाय 1 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, पर वैलेंसी फैक्टर बोरिक एसिड का 1 है, क्योंकि ये लुईस एसिड है। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। इसके बाद अगर हम एसिटिक एसिड की वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो दिखने पर तो ये 4 है, पर एचायन एक ही दे रहा है।
क्योंकि ये चैन एक ही दे रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह से बेस की बात करें तो बेस में OH आयन होते हैं, जैसे OH आयन एक मिल रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन कितने मिल रहे हैं, 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कंसेप्ट की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्साइड में कितने मिल रहे हैं, 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 3। तो हम इस तरह से वैलेंसी फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं। टाइट्रेशन के केस में भी वैलेंसी फैक्टर काम आते हैं, उसका डिस्कशन हम टाइट्रेशन से रिलेटेड जब पढ़ेंगे तब निकालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, उससे वैलेंसी फैक्टर निकलता है। मैं कुछ एक एग्जांपल सोल्ट का भी दे देता हूं, जैसे सोल्ट है तो सोल्ट में किसी के ऊपर भी जो वैलेंसी है एक के ऊपर, जैसे केटाइन की वैलेंसी 1 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम उनके वैलेंसी फैक्टर को डिस्कस कर सकते हैं और इसी वैलेंसी फैक्टर के बेस पे हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमने मोलरिटी कैलकुलेशन सीख ली थी, अगर हमारे को वैलेंसी फैक्टर आता है तो नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है जहां यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट नॉर्मेलिटी अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पार्ट को आप 11th में पढ़ चुके, उसको वहां से एक बार जरूर और देख लीजिएगा, नहीं आती है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution. Number of gram equivalent weight of solute dissolved in 1 liter of solution. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? जैसे आप मोल निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके। मोल कैसे निकाला था आपने, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, मास की जगह क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करके। इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट करके इसको निकाला जा सकता है। मास मास कॉमन हो जाएगा, नीचे मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये आप लीटर वाले फॉर्मूले के लिए यूज करेंगे और ये ml के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वापस से डिस्कस कर लें तो टेम्परेचर चेंज जब होगा या इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मेलिटी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप एक बात याद रखिए कि नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिमिलरली molarity is inversely proportional to temperature. Both normality and molarity are affected by temperature. तो दोनों टेम्परेचर से क्या होती है, इफेक्टेड होती हैं। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए आप जैसे HCl है, इसमें से वैलेंसी फैक्टर आप कह सकते हैं कितना होगा, 1। जैसे मैं एक छोटी सी बात करके बताता हूँ, HCl का इक्विवेलेंट वेट निकाल के बता देता हूँ। जैसे H हो गया 1 और 35.5 है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, 1, तो 36.5 upon 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ही आएगा। अगर मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय
वैलेंसी फैक्टर मास H2SO4 का थोड़ी देर में डिस्कस किया था 98 डिवाइड करोगे 2 से 2 कहां से आया वैलेंसी फैक्टर ढूंढिए ये रहा 2 तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर है तो ये हो गया 49 इस तरह से ये वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा। ये 11 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन हम अगर उन चीजों को भूल गए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम देने लगते हैं, न्यूमेरिकल में चेंज कर प्रॉब्लम आने लगती है तो मैं डिस्कशन मिक्स करके कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हम आज यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे हम न्यूमेरिकल के साथ दूसरे पॉइंट भी लेते रहेंगे और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।